गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। और ये कंठव्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है। ये अपने व्यंजन वर्ण की पढ़ रहे थे, है ना। व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे। व्यंजन वर्ण के अंदर व्यंजन का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, अब है अपना प्रयत्न के आधार पर। देखिए, प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं। देखो, प्रयत्न बोल दो या यत्न बोल दो, बात एक ही है ना। प्रयत्न या यत्न। यत्नो द्विधा अभ्यांतरो बाह्यश्च, अर्थात कह रहे हैं कि प्रयत्न के दो भेद होते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं अभ्यांतरो, एक तो होता है अभ्यांतर और एक होता है बाह्य। ठीक है, एक होता है अभ्यांतर और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये आपको संस्कृत की लाइन जो है याद रखनी पड़ेगी। यत्नो द्विधा अभ्यांतरो बाह्यश्च, यानी प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब पहला पढ़ रहे हैं अपन अभ्यांतर प्रयत्न। आपसे पूछा जाए कि बताइए अभ्यांतर प्रयत्न की संख्या कितनी होती है। तो अभ्यांतर प्रयत्न की संख्या होती है 5, मतलब इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। देखिए, अब 5 कौन कौन से है। देखिए, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था ना, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मेय व्यंजन, उसी का बस नाम चेंज है इनका, और कुछ नहीं है। देखिए, पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट का सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पष्ट किसे कहेंगे। स्पष्टम प्रयत्न वे होते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखो, स्पर्श नाम आ रहा है, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है। स्पर्श व्यंजन होता है क से लेकर म तक। 25 व्यंजन होता है क से लेकर म तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों को ही अभ्यांतर में क्या कहा जाता है, स्पृष्टम कहा जाता है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है ईर्ष्यस्पृष्टम। ईर्ष्यस्पृष्टम, इसका सूत्र है ईर्ष्यस्पृष्टम अंतस्थानम। देखिए, अंतस्थानम यानी अंतस्थ व्यंजन, जो य व अंतस्थ व्यंजन है उन्हें ही प्रयत्न में क्या कहा जाता है, अभ्यांतर में ईर्ष्यस्पृष्ट कहा जाता है। फिर आगे देखिए, विव्रत। विव्रतम स्वर्णम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विव्रत किसे कहेंगे, विव्रतम स्वर्णम। जितने भी स्वर होंगे वो सब विव्रत में आएंगे, उन्हें क्या कहेंगे अपन, विव्रत कहेंगे। फिर आता है सांव्रत। सांव्रत में क्या है, देखिए, ह्रस्व से प्रयोग सांव्रत, यानी जो ह्रस्व है स्वर, यानी छोटा ए है ना, ये जो अ है ये कहलाता है सांव्रत। अब आप कहोगे सर इसमें तो ए तो इसमें भी आया, ए इसमें भी आया, दोनों में डिफरेंट क्या है, तो मैं आपको इसका आगे एग्जांपल बताऊंगा अभी। रुकिए, आगे देखिए, ईर्ष द्विव्रत। ईर्ष द्विव्रत, इसका सूत्र है ईर्ष द्विव्रत मुष्मणा। मुष्मणा मतलब उष्मा, उष्म व्यंजन, यानी श श श श ह। देखिए, आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ईर्ष द्विव्रत, ईर्ष द्विव्रत अर्थात ईर्ष द्विव्रत मुष्मणा। मुष्मणाम का मतलब होता है उष्म व्यंजन। उष्म, उष्मा निकलती है, यानी उष्म व्यंजनों को कहा जाता है ईर्ष द्विव्रत, यानी श श श श ह। देखो, स्पर्श व्यंजन को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजनों को कहा जाता है स्पृष्ट। ठीक है, और यह वाले अंतस्थ व्यंजन को ईसत स्पृष्ट, स्वरों को विव्रत, अ को संव्रत, और जो उष्म व्यंजन है उन्हें कहा जाता है ईर्ष द्विव्रत। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ भी ए आ रहा है और यहाँ भी ए आ रहा है, तो कहाँ पर किसका प्रयोग होगा वो देखिए। उसके लिए देखिए कि आपको ये याद रखना है कि जो अकारांत शब्द होते हैं, जो अशांत होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा राम, श्याम, राम, श्याम, मोहन, कपिल। अब देखिए, ये क्या आ रहा है, मैं में कौन सा स्वर होता है, अ का, ये ऐसा अंत हो रहा है, ये भी किससे अंत हो रहा है, ऐसे, ये भी किससे अंत हो रहा है, ऐसे,
ये भी किससे अंत हो रहा है? ऐसे, मतलब ऐसे शब्द जो अ से अंत होते हैं, ठीक है ना, ऐसे शब्द जो अ से अंत होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? उन्हें रखा गया है संवृत। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे संवृत कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ये, तो आप बोलोगे सर विवृत किसे कहेंगे? तो विवृत के लिए मैं आपको बता दूं, विवृत में देखिए जो विवृत होते हैं, विवृत में जब ए आता है ना तो वो संधि कार्य में आता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, किसमें आता है? संधि कार्य में। कैसा आता है संधि कार्य में? देखिए जैसे मैंने लिखा, सॉरी, देखिए राम प्लस अनुज। संधि कार्यों में क्या होता है कि यहाँ पर ये भी मैं से अंत हो रहा है और इसके बाद भी क्या आ रहा है? अ, ठीक है ना। तो अब इस स्वर को हम क्या कहेंगे? इस स्वर को विवृत कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये संधि कार्य में आ रहा है, इस ए के बाद भी कौन सा स्वर आ रहा है? वापस हश्व आ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? विवृत। केवल शब्द होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सव्रत। और संधि होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कार्य में, संधि कार्य में करेंगे विवृत। देखिए, और हिम प्लस अंशु। देखिए मैं में अ का स्वर, सामने भी क्या आ रहा है? आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे विवृत। क्या कहेंगे? विवृत स्वर। क्लियर है? ठीक। देखिए अब आता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न देखिए, सबसे पहले मैंने बताया इसकी इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 11, यानी 1 का 10। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कल इनके नाम ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। देखिए मैं आपको बता दूं इनके नाम। एक तो होता है विवार, विवार। दूसरा होता है संवार। तीसरा होता है श्वास। चौथा होता है नाद। पांचवा होता है घोष। छठा होता है अघोष। सातवां होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण। और आठवां होता है महाप्राण, महाप्राण। नौवां होता है उदात। 10वां होता है अनुदात। और 11वां होता है स्वरित। स्वरित। देखिए विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। रिट की दृष्टि से केवल नाम ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाह्य प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 11। या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा बाह्य प्रत्यय का रूप नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको रिट की दृष्टि से। फिर भी मैं आपको बता दूं कि विवार किसे कहेंगे अपन। देखिए मैं विवार के बारे में बता रहा हूँ कि वर्णोच्चारण की बाह्य प्रतिक्रिया, वर्णोच्चारण की बाह्य प्रतिक्रिया में मुख का खुलना, मुख का खुलना क्या कहलाता है? विवार। यानी आपको इतना सा याद रखना है, विवार किसे कहेंगे अपन? विवार का मतलब होता है सिर्फ मुख का खुलना। मुख का खुलना क्या होता है? मुख का खुलना विवार होता है। संवार मुख का अच्छी तरह से नहीं खुलना। संवार का मतलब क्या होता है? मुख का अच्छी प्रकार से नहीं खुलना, मुख का अच्छी प्रकार से नहीं खुलना। श्वास का मतलब क्या होता है? मुख के भीतर की वायु का स्वर तंत्र को बिना झंकृत किए बाहर आना श्वास कहलाता है। श्वास का मतलब होता है कि मुख के भीतर की वायु, जो अपने अंदर जो वायु है, वो अपने अंदर की वायु का स्वर तंत्र को, यानी अपना जो स्वर तंत्र है गला, गले के अंदर जो स्वर तंत्र पाया जाता है, उसे बिना झंकृत मतलब बिना कुछ आवाज किए श्वास का बाहर निकल जाना, वो कहलाता है श्वास। नाद किसे कहेंगे?
नाद कहेंगे मुख के भीतर की वायु स्वर तंत्री को झंकृत करके बाहर आना, मतलब श्वास तो कहेंगे कि अपने गले से कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए सांस बाहर निकालते समय, तो उसे श्वास कहेंगे। नाद किसे कहेंगे, जब अपन श्वास को बाहर निकालते हैं तो एक आवाज़ आनी चाहिए, जब वो आवाज़ आती है तो उसे अपन कहेंगे नाद। घोष किसे कहेंगे, कि उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद रहना, उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद होना। जब हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो क्या है, घोष। और अघोष क्या होता है, उच्चारण करते समय ध्वनि का मौजूद न रहना, घोष अघोष। ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण होता है मुख के भीतर की वायु का कम मात्रा में उपयोग होना, मुख के भीतर की वायु का कम मात्रा में उपयोग होना कहलाता है अल्प प्राण। और महाप्राण किसे कहेंगे, मुख की भीतर की वायु का अधिक मात्रा में प्रयोग होना महाप्राण कहलाता है। उदात्त तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया गया उच्चारण उदात्त कहलाता है, मतलब मुख के ऊपरी भाग से जो उच्चारण किया जाता है तालु आदि से, उन्हें हम उदात्त कहते हैं। और अनुदात्त कहते हैं तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भागों से किया गया उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, अनुदात्त। स्वरित किसे कहेंगे, उदात्त और अनुदात्त का समार मध्यमा अवस्था, यानी उदात्त और अनुदात्त की जो बीच की अवस्था होती है वो कहलाती है स्वरित। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको केवल नाम का ही ध्यान रखना है। विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनके नाम ही याद रखने हैं। बाह्य प्रत्न की दृष्टि से बाह्य प्रत्न कितनी संख्या बताई, बाह्य प्रत्नों की 11 संख्या बताई है, और बाह्य प्रत्नों की संख्या 11 बताई है। और कौन कौन से हैं, विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आपसे इतना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से बाह्य प्रत्न कौन सा है। एक आपको हो सकता है कि यह बाह्य प्रत्न नहीं है, आपको दे दिया विवार, सवार, श्वास, और एक दे दिया आपको मान लो संवृत, तो अपने को पता है संवृत इसमें नहीं आता है, बाह्य प्रत्न में नहीं आता, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे। ठीक है, ठीक है। ये हो गए अपने उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अपन ने ये पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे अगले बार नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे विशेष तथ्यात्मक जानकारी, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे व्याकरण शब्द की रचना कैसे हुई, या व्याकरण शब्द जो है उसकी रचना कैसे हुई, व्याकरण किसने रचा, और जो अपन इसके वेदांग के नाम, कल्पित अंगों के नाम, ठीक है ना, इनके बारे में एक ना एक क्वेश्चन 100% रिट में 100% पूछा जाएगा। इसका ये अगले वीडियो में भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इनमें से 100% आएगा, ये श्योर है। व्यंजनों के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और अगला क्वेश्चन 100% है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।